नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए बिहार के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। वो 73 वर्ष के हो गए और विधानमंडल के बजट सत्र के समापन के दिन आज उन्हें कोटिशा बधाइयां दी गई। विधान परिषद और विधानसभा में आखिरी सत्र, जो बजट सत्र का आखिरी दिन जब सदन चला तो बधाइयों का तांता लग गया और वो बधाई के पात्र भी हैं। 73 साल पूरे हुए हैं और आरजेडी सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों तरफ से, कांग्रेस और सारे विपक्ष की ओर से भी उन्हें बधाइयां दी गई। उन्हें शतायु होने की कामना और स्वस्थ रहने की कामना के साथ मेरी ओर से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन इसके साथ साथ बात ये करनी है कि बिहार रडार पर है और रडार पर है चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी होना है और बिहार में अभी अभी सत्ता तुरंत बदली है। समीकरण एकदम से स्विंग कर गए हैं, इसलिए बिहार रडार पर है। मैं आपसे ये बात भी साझा कर चुका हूं कि चुनाव आयोग अगले इसी महीने की 13 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और उसी के अंदाज में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को रोकते हुए कहा कि चुनाव के बाद मन की बातों का कार्यक्रम वो रेडियो पर संचालित करेंगे, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने तय हो गया है, सिर्फ उसकी औपचारिक सूचना बाकी है। लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समीकरणों के लिहाज से अभी विपक्ष पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो चुनावी अभियान पर निकल चुके हैं। आज दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में उन्होंने हुंकार भरी और कल जो प्रदेश चुनावी रडार पर सबसे अधिक दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, उस बिहार में वो हुंकार भरेंगे। बिहार की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले बेगूसराय में जो एक जातीय समीकरणों के साथ साथ क्रांति की भूमि कही जाती रही है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है, वहां और औरंगाबाद जो मगध क्षेत्र की राजधानी कही जाती है, वो राजपूत बहुल और वो हमेशा के कांग्रेस का गढ़ रही संसदीय सीट पर वो हुंकार भरेंगे। अब हुंकार भरने के साथ साथ महत्वपूर्ण ये है, जो मैं आपसे साझा कर चुका हूं, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके मंच पर साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच को साझा करते हुए नीतीश कुमार एक बड़े सियासी समीकरणों के संकेत देने वाले हैं। मैंने ये आपसे बात कही कि अब नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ विपक्ष हताश है और विपक्ष को कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार कमजोर होता भी जा रहा है। हम आरजेडी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आरजेडी के 5 विधायक नीतीश कुमार के पादा बदलकर एनडीए सरकार के मुखिया बनने के बाद से अब तक शामिल हो चुके हैं सत्ता पक्ष में। सबसे पहले आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद, नीलम देवी, इधर कांग्रेस के मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ और आज फिर भरत बिंद ने सत्ता पक्ष की शरण ले ली। ये सारे के सारे विधायक भाजपा के अपने उपायों के कारण, उनके अभियान के कारण राजद से भागकर अभी अभी इधर लौटे हैं और इनके लौटने का, इधर आने का क्रम अभी और भी जारी रहने वाला है। लेकिन 5 विधायकों के टूट जाने से राजद जितना कमजोर हुआ है वो आप कल्पना कर सकते हैं। उसे हताशा और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। कल प्रधानमंत्री के
बाद आगमन के बाद महागठबंधन की रैली होनी है पटना में, लेकिन महागठबंधन के नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अभी जन विश्वास यात्रा पर जिस तरह से निकले हुए हैं, लगातार उनकी पार्टी को गहरा झटका लगता जा रहा है। ये खास करके विपक्ष के लिए बड़ी ही नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है अगले चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही हैं और बिहार में समीकरण जिस तरह से तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं, उस पर आप गौर फरमाएंगे तो नीतीश कुमार के पाला बदल लेने के बाद जो समीकरण महागठबंधन के पक्ष में बनता दिख रहा था, वो अचानक ट्विस्ट करके एनडीए के पक्ष में आ गया है। एक सीट पर पिछले चुनाव में सिर्फ किशनगंज पर कांग्रेस जीती थी और बाकी सीटें उसे कुर्बान करनी पड़ी थी, गंवानी पड़ी थी। जनता दल यू और भाजपा गठबंधन के कारण इस बार भाजपा गठबंधन में न सिर्फ नीतीश कुमार आ गए हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा, जो पिछली लोकसभा चुनाव में वो जीतन राम मांझी भी इधर नहीं थे, ये सारे के सारे, और चिराग पासवान तथा उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी, कुल मिलाकर 5 पार्टियों का ये गठबंधन जिस तरह से बिहार में समीकरणों को बांध रहा है, वो MY समीकरण के बूते सत्ता और जीत के समीकरण को अपने पक्ष में करने के तेजस्वी यादव के सारे दावे खोखले होते जा रहे हैं। लालू यादव का जितना मोदी पर हमला हो रहा है, वो सब जनता में और प्रतीकात्मक रूप से उनके लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस बार बड़े ठोक बजा करके चुनावों में उम्मीदवार तय करना चाहती है और इसके लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और चुनाव समिति की बैठकों से जो फलाफल निकलता नजर आ रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सांसदों में बड़ी खलबली है। खलबली इसलिए है कि कम से कम 10 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। इन सांसदों के टिकट इसलिए नहीं काटे जाएंगे कि वो लगातार अपनी किसी न किसी जुगत से संसद या चुनाव में बने हुए थे, बल्कि इसलिए टिकट काटे जा रहे हैं कि वो जो आंतरिक रिपोर्टें हैं संघ यानी आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी के अपने ऑब्जर्वर्स की और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की, उन सब रिपोर्टों में वो खरा नहीं उतरते हैं। अब सिर्फ ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह तय हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के लिए अलग से ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्टों के बाद ये तय हो जाएगा कि वहां के सांसद इस बार उम्मीदवार बनेंगे या कोई और जो जीत सकने वाला प्रबल दावेदार है उनमें से किसी एक पर विचार करे और उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारे। ये समूह भारतीय जनता पार्टी इसका मंथन कर रही है। कल से जो संकेत मिले हैं, बैठकों के दौर के बाद जो संकेत, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार 10 सांसद ऐसे हैं जिनके लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी, यानी चुनाव में उनके लिए रास्ता खुला नहीं है, वो उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। उनके विकल्प के तौर पर वहां और किस भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े और जीत सकने वाले उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। जैसे कुछ एक सीटों पर मैंने आपसे साझा की है चर्चा, बेगूसराय को लेकर के भी मैंने आपसे बात कही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह से 10 सांसदों के टिकट काटने के बाद कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको लेकर भाजपा और एनडीए मैदान में उतरता है और विपक्ष की हनक को कैसे उसके रथ को जो दावे किए जा रहे हैं रोकने में कामयाब होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कल जब औरंगाबाद और बेगूसराय में हुंकार भरेंगे, उसके साथ साथ ये स्वाभाविक रूप से स्वतः स्फूर्त ढंग से प्रकट हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में समीकरणों का कैसा खेला होने वाला है। बिहार में तो खेला हो गया, जो खेला होने का दावा कर रहे थे वो चरमरा रहे हैं, वो बार बार पंगु बनते जा रहे हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व भाजपा का अब खेला करता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी में लगातार टूट हो रही है और समीकरणों के मामले में एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखे आगे आगे होता क्या है। आज के अंक में बस इतना ही अपनी बात कह के समाप्त करूंगा। फिर मिलता हूं किसी और विषय पर, अपनी बात कल से साझा करूंगा आपसे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे निवेदन करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को आपके लिए लोकप्रिय बनाने के लिए YouTube प्लेटफॉर्म ने हमें जो क्राइटेरिया दिया था उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। आप इसे सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपके साथ लगातार अच्छे विषयों पर और अच्छा विश्लेषण लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।